नमस्कार। जागो में आज हम बात करेंगे एक सपने को साकार करने की, एक आशियाना बनाने का सपना, आपका खुद का घर बनाने का सपना। और ये पूरा हो सकता है होम लोन से। होम लोन के जरिए आज की महंगाई के दौर में आप बैंक या दूसरे फाइनेंस कंपनी से अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक आज लोगों की सबसे आम जो सपना होता है, सबसे आम लक्ष्य होता है, वो होता है घर खरीदना। और आमतौर पर ये हमारी सबसे बड़ी खरीद भी होती है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए इसमें सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी गेस्ट अंबर वर्मा। अंबर जी, स्वागत है आपका। ये एक फाइनेंस एक्सपर्ट है, ये सभी आपके सवालों के जवाब देंगी। अंबर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि होम लोन के लिए एलिजिबल कौन कौन होते हैं, कौन लोग होम लोन ले सकते हैं? होम लोन के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट तो ये है कि उनकी एज 21 ईयर्स से लो नहीं होनी चाहिए, लो। दूसरी, अगर कस्टमर जो भी लोन लेना चाहता है वो सैलरीड है। अगर सैलरीड है तो उसकी सैलरी जो लोन ले रहा है उसके दायरे में आनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी को 20 लाख का लोन लेना है तो उसकी सैलरी मिनिमम 35,000 नेट जो बैंक में शो हो रही है। और अगर कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके पास जितने भी बिजनेस कर रहा है उसके पूरे फाइनेंशियल पेपर होने चाहिए, जैसे कि ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लेस एंड लॉस एंड प्रॉफिट, ये सारी चीज़ उनके पास होनी चाहिए। और थर्ड थिंग ये है कि वो प्रॉपर्टी जहाँ ले रहा है, वो प्रॉपर्टी जिस बैंक से वो लोन ले रहा है, वो प्रॉपर्टी वहाँ के लिए अप्रूव होनी चाहिए। यानी पहले के ज़माने में होता था कि 45 साल या 50 साल की उम्र में जाकर हम घर खरीद सकते थे, लेकिन होम लोन के ज़रिए अगर आप सिर्फ 21 साल के भी हैं तब भी अपना खुद का घर आप बना सकते हैं। होम लोन लेना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और सावधानी इसमें बरतनी बहुत ज़रूरी है। किन किन बातों का ख्याल रखें होम लोन अप्लाई करने से पहले, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। होम लोन की बदौलत घर खरीदना भले ही आसान हो गया हो, लेकिन लगातार बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने घर खरीदने वालों को परेशानी में डाल रखा है। शायद यही वजह है कि बहुत कम लोग ही अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। होम लोन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड होना, क्योंकि बगैर इसके कोई भी बैंक कंज्यूमर को होम लोन ऑफर नहीं करती। मार्केट के उतार चढ़ाव का असर होम लोन के लिए तय की गई EMI पर भी साफ नजर आता है। फ्लोटिंग रेट पर लिए जाने वाले होम लोन बहुत हद तक इसी पर डिपेंड करता है। जानकारों की माने तो इंटरेस्ट रेट कम करने पर फिक्स्ड रेट पर लोन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने पर कंज्यूमर फ्लोटिंग रेट का चुनाव कर सकते हैं। होम लोन के लिए कई बार बैंक ग्राहकों को तरह तरह के लुभावने ऑफर्स भी देते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरी तरह ध्यान न देने की वजह से आम इंसान को आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, होम लोन लेने से पहले आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अंबर जी, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि एक ट्रैप सा हो जाता है, लिटरेचर इतना भारी भरकम होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी ज़्यादा होती हैं जो एक आम आदमी की समझ से बाहर होती है। तो क्या तरीका हो कि आप बैंक में जाए, सावधानी से अच्छे से आप होम लोन की शर्तें समझ पाएँ, किन बातों का ख्याल रखें? उसमें सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बैंक में फॉर्म लॉगिन कराते हैं तो आप बैंक में जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं या जो भी सैंक्शन मैनेजर होते हैं, आप वहाँ पे पर्सन डिस्कशन करिए। उनके साथ जो आपको बुकलेट दी जाती है, जो लिटरेचर होता है, उसको आप जब पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे क्लियर करिए कि जो ये टर्म एंड कंडीशन है तो वो आप बाद में भी इसको लागू रखेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि जब लोन हमारा सैंक्शन हो गया तो आप उसके बाद ये टर्म और कंडीशन हमारे साथ लागू नहीं होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कस्टमर वो जो सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ता है, उसके बाद वो सोचता है कि ये सेम टर्म एंड कंडीशन हमारे साथ लागू होंगे। पर कभी कभी ये भी होता है कि कस्टमर बीच में उसकी जैसे EMI जा रही है, EMI बीच में रुक गई, या उसने अपनी जॉब चेंज कर दी, या कभी बैंक की पॉलिसीज चेंज हो गई, तो वो कस्टमर या हम सारे जो लोन लेते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे तो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में जगह साइन करवाई थी, तो उनको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं उस समय। यानी करना ये होगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के साथ साथ जो आपका बैंकर होगा उसके साथ आप बैठे और अपना इंडिविजुअल केस उसको डिस्कस करें और फिर होम लोन लें। मोहम्मद इशाक हैं हमारे साथ, जोधपुर से इन्होंने हमें कॉल किया है। मोहम्मद जी, पूछिए अपना सवाल। जी
जी, मैं जोधपुर से मोहम्मद इसाक जंगी अर्ज कर रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोन लेना आज के दिन में आसान नहीं है। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब का एक ही लड़का था और लोन लेने गया था मैं, तो घर के पूरे कागजात मैंने बता दिए। बताने के बाद उन्होंने कहा भाई हस्तरनामा आपकी 2 बहनें हैं उनसे लिखवा के लेकर आओ हस्तरनामा। फिर मैंने अपना उनसे लिखवा के लेकर आया। फिर उन्होंने फिर अड़चन डाल दी कि आपके साथ आपकी माँ रहती है। मैं कहा माँ तो मेरे पास रहती है कि इनका हस्तरनामा ले। तो कहने का मतलब है ठेठ तक ये जहाँ से शुरू प्रक्रिया होती है वहाँ से लेके एंड तक है ना प्रक्रिया में डालते हैं। आखिरकार उनको रिश्वत देकर ही काम करना पड़ता है। जी, तो तेज बोले, इन्होंने क्या बोला? अंबर जी ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने होम लोन अप्लाई तो किया, लेने तो गए, लेकिन वो इतना पेचीदा पूरा जो प्रोसेस होता है हो जाता है, इतने सारे वो पेपर्स मांगते हैं और पेपर्स लेने के बाद भी सारी ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती हैं। तो फॉर्मेलिटीज इतनी भारी भरकम है, इतनी पेचीदा है, उससे कैसे निपटा जाए? नहीं, ऐसा है कि अभी जो मोहम्मद जी ने अपनी समस्या बताई है तो उन्होंने ये समस्या नहीं बताई कि कहाँ दिक्कत आई। दिक्कत जो कह रहे हैं कि उन्होंने जब देखा कि घर में माँ भी रहती हैं तो किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बल्कि पॉजिटिव पॉइंट है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उनके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है। उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि उनको दिक्कत कहाँ है। ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है भारी। वो हम जब होम लोन लेने कस्टमर आता है तो उनको हम सारी फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देते हैं। तो जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं तो उसका भी ऑप्शन बताया जाता है। जैसे मान लीजिए सैलरीड पर्सन है, उसके लिए 2 इयर्स की फॉर्म 16 विद ITR चाहिए। अगर उनके पास 1 ईयर का ITR है, फिर वो अपनी रीज़न लिख के दे देता है कि मेरे पास इस साल का ITR नहीं है या मैं अब इसको फाइल करने जा रहा हूँ, तो लोन सैंक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ बताइए। जो जैसा मैंने पहले बोला कि पर्सन डिस्कशन में सब प्रॉब्लम बताइए कि मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए। और देखिए मैडम, ऐसा है कि जो पॉलिसी बैंक होती है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो तो हमें पूरे करने ही पड़ते हैं, तभी हमें लोन मिलेगा। क्योंकि बैंक किसी को भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख उसके पेपर देके ही देगा। वो आपके सूट बूट देके नहीं देगा। हम सपोज हम 1 किलो आलू लेने जाते हैं, 1 किलो आलू वो 15 रुपए किलो होता है, उसमें हम कितनी बार्गेनिंग करते हैं 5 रुपए के लिए। और आज हम उसको लोन देने जा रहे हैं 10, 20, 50, तो हम लोन किस बेस पे देंगे? यानी जो लोन लेने जा रहे हैं उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उनके पेपर्स पूरे हो। बाकी जो पर्सनल बातें अगर बैंकर आपसे पूछता है, जानने की कोशिश करता है, तो वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके पेपर्स पूरे हो, इससे आप होम लोन ले सकते हैं। हमारे साथ भारत है MP से, मध्य प्रदेश से। पहले हम उनका सवाल लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। भारत जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी सैलरी 20-22 हजार के लगभग है, तो उसको एक कितना लंबा चौड़ा मकान लेना चाहिए कि उसका आकार, और यदि उसको जब मकान लेना चाहिए तो वास्तु के हिसाब से लेना चाहिए और बना बनाया लेना चाहिए या उसको बनवाना चाहिए एक वास्तु के हिसाब से और आपके हिसाब से भी? क्या लोन लेके बनवाना चाहिए, लोन लेना उचित रहेगा, या लोन लेने से उसको कोई ज्यादा किस्तों का भुगतान करना पड़ सकेगा? ऐसे मैं आपसे जानकारी जानना चाहता था मैडम, तो आप मुझे जानकारी दीजिए। जी अंबर जी, ये अपना घर कैसे बनाए? क्योंकि इनके सुनने से लग रहा है कि बहुत चाह है इनकी घर बनाने की, लेकिन सैलरी अगर 20-22 हजार है तो उसके साथ कैसे होम लोन लिया जा सकता है? ऐसा है कि आजकल और इन्होंने एक और सवाल पूछा कि बना बनाया घर ले या फिर खुद की कंस्ट्रक्शन कराए। ऐसा है मैम, आजकल आपने देखा होगा कि लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, सिंगल रहते हैं। तो एकल के लिए आजकल बहुत से बिल्डर डे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के 1 बेडरूम सेट तैयार किए हुए हैं। तो इनकी जो सैलरी इन्होंने बताई है 20,000, तो आई थिंक इनको 14 लाख लोन प्रोवाइड हो जाएगा इनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। और अगर ये चाहते हैं कि इनको और बड़ा मकान मिले तो ये अपने जो ब्रदर हैं या पेरेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल क्लब कर सकते हैं, तो इनको उससे भी बड़ा मकान मिल जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि अगर आजकल के ज़माने में हम लोन लें फिर हमारे लिए निम्न मतलब लो मिडिल क्लास हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है मैम। अगर ये लोन लेते हैं 14,000 तो ये अपनी जो भी EMI है पहले ही वो डिसाइड कर ले बैंक से कि EMI अगर 14 लाख ले रहा हूँ तो इसमें EMI 10,000 है, तो जो बैलेंस 12,000 हुआ उसका बजट मैं कैसे बनाऊंगा, तो वो इनके लिए फिर सिरदर्दी नहीं रहेगी। तो भारत को सिर्फ ये जरूरत है भारत की आप अपनी प्लानिंग कर ले, फंडिंग की प्लानिंग कर ले, बैंकर से बात करें। और जैसे कि अंबर ने आपको एक और सुझाव दिया है कि आपके जो भाई होंगे या आपके दूसरे घर के सदस्य हैं उनकी इनकम के साथ भी आप फंडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं और आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम पड़ेगा फिर। जी, होम लोन के बारे में और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जागो में आज हम बात कर रहे हैं होम लोन की, जिससे आप खुद का अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं। होम लोन लेने से पहले सबसे सही शुरुआत होती है कि आप जो फाइनेंसर होता है वो एक भरोसेमंद फाइनेंसर का चुनाव कीजिए। अगर आप प्राइवेट बैंक के पास जा रहे हैं या गवर्नमेंट बैंक के पास जा रहे हैं या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जा रहे हैं तो उसी कंपनी का चुनाव कीजिए जिसकी साख पहले से मार्केट में बनी हुई है। ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो जो कंपनीज होती हैं उनकी खुद की एक टीम होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए वो लोन दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी भरोसेमंद है कि नहीं, जिससे कि उनका खुद का पैसा भी ना डूबे और आपका पैसा भी ना डूबे। इसलिए फाइनेंसर का चुनाव सोच समझ के कीजिए। अंबर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि होम लोन लेने के बाद जो पेमेंट्स होती हैं उनके क्या क्या मोड होते हैं, किन किन तरीके से आप पेमेंट्स कर सकते हैं? काजल जी, इसके लिए कस्टमर जब बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर जो पेमेंट प्लान देता है उनको, आजकल 3 प्लान मार्केट में बहुत तेजी पकड़ा हुआ है। एक है CLP, दूसरा फ्लेक्सी एंड तीसरा डाउन पेमेंट। तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कस्टमर ये देख ले कि मैं इन तीनों प्लान में से किस प्लान को, यानी ये प्लान्स अवेलेबल हैं, आप जाके जो भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे है जिस डेवलपर से आप बात कर रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन करेगा। सुप्रिया है हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। जी सुप्रिया, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। मुझे इतना पूछना था कि मेरे हस्बैंड मराइन इंजीनियर है जी, जो 9 मंथ्स के लिए शिप पे जाते हैं और उनकी सैलरी 50 to 60,000 तक होती है जी। तो क्या उनके लिए कितना टर्म लोन मिल सकता है? व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर देम? सुप्रिया जी के जो हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो किस तरीके से होम लोन ले सकते हैं? वो भी सेम वही जो प्रोसीजर है, उनको 58 to 60,000 सैलरी है तो उनको अराउंड 34 लाख लोन मिल जाएगा। और बाकी भी जो कंडीशन है मर्चेंट नेवी के लिए या और भी सैलरीड पर्सन के लिए सेम है। वो बैंक जाकर फॉर्म लेके और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 वो लेके बैंक, जैसे कि सुप्रिया जी ने बताया कि इनके हस्बैंड 8 से 9 महीने तक घर से बाहर रहते हैं, तो बाकी जो पूरी फॉर्मेलिटीज होती है वो सुप्रिया जी खुद से हाँ जी, बिल्कुल वो खुद कर सकती हैं। आजकल तो बहुत से प्रोविजन चले हुए हैं कि कंप्यूटर के द्वारा आप सारा कुछ नेट से हमें भेज सकते हैं। जहाँ भी आप हैं तो आप कंप्यूटर में नेट के द्वारा आप अपने सारे पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक को, और जिससे इजीली लोन मिल जाएगा। तो सुप्रिया जी, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके बिल्कुल अपना घर खरीद सकती हैं। वो अगर हैं भी नहीं तो उनकी गैर मौजूदगी में आप सारी फॉर्मेलिटीज खुद से भी पूरी कर सकती हैं। यशवंत हैं हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। यशवंत, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम। जी हेलो जी यशवंत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होम लोन मिल सकता है और कितना रेशियो में मिल सकता है? अगर सपोज प्रॉपर्टी की कीमत 60 लाख है तो उसके अगेंस्ट कितना होम लोन मिल सकता है? और उसके लिए मतलब अर्निंग भी देखी जाएगी या उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही मिल जाएगा? यशवंत जी जानना चाहते हैं कि इनकी खुद की एक प्रॉपर्टी है, 7 लाख के करीब उसकी वैल्यू है, तो उसके अगेंस्ट क्या ये होम लोन ले सकते हैं? ये लोन के अगेंस्ट इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, लेकिन ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये कमर्शियल लोन का रेट अलग होता है, होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होते हैं सर। सेकंड थिंग, जो ये 7 लाख की प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो उसके अगेंस्ट के लिए भी इनकी जो इनकम के पेपर हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कस्टमर का इनकम। चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले या न्यू केस ले या आपका कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट के लिए लोन ले, सबसे पहले बैंक इसके इनकम के पेपर देखेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो इनकम है वो रेगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल। कमर्शियल प्रॉपर्टी हो तो उसके अगेंस्ट क्या होम लोन मिल सकता है? नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होम लोन नहीं मिलता है, ये कमर्शियल लोन मिलेगा। उसमें होम लोन के जैसे कुछ कंडीशन होते हैं वो अलग होते हैं, कमर्शियल लोन के कंडीशन अलग होते हैं। जैसे कि आपने बोला रेट्स अलग अलग होते हैं, जैसे अगर यशवंत जी की प्रॉपर्टी है 7 लाख की तो उसमें जो रेट मिलेगा वो बेहतर होगा, या फिर अगर वो इनकम के थ्रू होम लोन लेंगे जो रेगुलर इनकम होगी वो बेहतर होगा? नहीं, एक्चुअली ये जो आपने बताई है दोनों बातें वो सेम मिलेंगी। जो इनका इनकम है जी वो इनको तो कंसीडर करना ही करना है। इनकम तो इसलिए कंसीडर करना है कि जो 7 लाख की एलिजिबल लोन मिलेगा उसकी EMI सपोज करो 8,000 है, तो इनकी सैलरी अराउंड 15 से 20 होना चाहिए। और अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कम से कम इनको 2 लाख, यानी रेगुलर इनकम भी यशवंत जी को दिखाना जरूरी है। तो यशवंत जी, प्रॉपर्टी तो आपके पास है, लेकिन अगर थोड़ी सी रेगुलर इनकम भी होगी तो आपके लिए होम लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। चंडीगढ़ से नवल ने हमें कॉल किया है। नवल जी, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मैंने मैम 16 लाख रुपए का लोन लिया हुआ जी। मैंने 16 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है जी।
तो उसमें मेरे को बताया गया था कि स्टार्टिंग में इसका आपका इंश्योरेंस फ्री रहेगा, इसमें इंश्योरेंस कवर रहेगा फ्लैट का भी और आपका भी। तो अभी मेरे पास कॉल आती है कि आपको अपना इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। जी देखिए अंबर जी, यही सवाल हम कर रहे थे कि जैसे नवल ने भी होम लोन तो ले लिया, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाते हो कि टर्म्स एंड कंडीशंस पहले कुछ और होती हैं, बाद में कुछ होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में इन्होंने जिस भी फाइनेंशियल से बातचीत की होगी जब लोन लिया होगा, और उस बैंक में भी गए होंगे जिस बैंक से इनका लोन सैंक्शन हुआ है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने उस समय समझा नहीं। एक्चुअल क्या होता है, जो आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वो इंश्योरेंस टर्म एंड कंडीशन उसी समय समझा दी जाती है। लेकिन जैसे नवल जी ने बोला, पहले इनको बताया गया कि वो कवर्ड होगा, इनकी भी इंश्योरेंस और घर की भी इंश्योरेंस, अब वो बोल रहे हैं नहीं कवर्ड होगा, तो इसका क्या चेक है? इसका चेक ये है कि जब वो जिस भी फाइनेंशियल के पास आते हैं वो दिखाते हैं, तो वो जब वो इनका लोन प्रोसेस होता है, स्टार्ट में होता है, तो वो उनसे क्लियर कर लें कि जो मेरा इंश्योरेंस हो रहा है और जो घर का इंश्योरेंस हो रहा है, जो भी इनके ब्रांच मैनेजर हैं, आप उनसे हमारी बात कराइए कि क्या आप हमारा दोनों इंश्योरेंस एक साथ कवर करेंगे या अलग अलग। उस समय एक्चुअल क्या होता है ना, कस्टमर उस समय जल्दी में रहते हैं, उस समय थोड़े से टर्म एंड कंडीशन वो पूछना भूल जाते हैं। तो नवल जी, आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि आपने जहाँ से होम लोन लिया है वहाँ पे मैनेजर से बात करें, उनके ऊपर के अधिकारी से बात करें, और साथ ही आगे अगर आप ऐसे कोई लोन लेते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं तो वो लिखित में ले लें, तो जिससे कि आप बाद में उसको चैलेंज कर सके कि आपने हमें ये सब एश्योरेंस, ये प्रॉमिसेस किए थे जो आप अब पूरा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। होम लोन की आज हम बात कर रहे हैं जागो में। अगर आप होम लोन उस बैंक से भी लेना चाहते हैं जहां पर आपका सैलरी अकाउंट है, और अगर वो बैंक उस प्रॉपर्टी को अप्रूव कर भी देता है, तब भी आप सावधानी बरतें और दूसरी फाइनेंस कंपनीज और दूसरे बैंकों से ये ज़रूर सुनिश्चित कर ले कि क्या उनकी लिस्ट में भी वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर एक भी कंपनी उस प्रॉपर्टी को अप्रूव नहीं करती है तो वो प्रॉपर्टी खरीदने से बचे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई एक घर खरीदने में लग जाती है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। अंबर जी, हमारे साथ दिनेश दिल्ली से जुड़े हैं। दिनेश, बताइए अपना सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग मैडम। जी दिनेश, पूछिए अपना सवाल। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, आज से डेढ़ साल पहले मैंने डेढ़ साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी डीडीए की। जी। तो मुझे किसी बैंक से, नाम नहीं लूंगा बैंक का, जी, बैंक से लोन सैंक्शन हो गया। उस टाइम पे मेरी सैलरी 35,000 थी जी। तो मुझे 14-15 लाख का सैंक्शन हो गया था। मैंने घर खरीद लिया जी। टर्म्स कंडीशन जो लिखी हुई थी मैंने ठीक है साइन कर दिए। अब किसी कारण से मेरी जो जॉब छूट गई जी, उसकी ईएमआई बीच में रुक गई। फिर मुझे बैंक से नोटिस आने लग गए, उसमें कुछ थ्रेटनिंग भी आने लग गई। तो मैंने उस फ्लैट को जो मैंने 22 लाख का खरीदा था 17 लाख में सेल कर दिया जी, क्योंकि मैं डर गया हो सकता है कि बैंक इस पे कब्जा कर दे, ये कर दे, तो इसलिए मैंने वो बेच दिया जी। जिसने बिकवाया फ्लैट को जी, उसने मेरा जो लोन था, मेरे नाम का लोन दूसरे नाम के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और ना ही बैंक वालों ने मुझे बुलाया, क्योंकि लोन मेरे नाम पे था, मैंने साइन किया था, ईएमआई मैं दे रहा था जी। बैंक वालों ने मुझे बिना कंसर्न किए जी वो लोन उनके नाम पे, दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जी। जी दिनेश जी का ये सवाल है कि इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है कि बैंक से इन्होंने लोन लिया लेकिन इनके बिना जानकारी के दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे में दिनेश जी को क्या करना चाहिए? दिनेश जी को ऐसे में जिस भी व्यक्ति के नाम इनका लोन ट्रांसफर हुआ है, सर्वप्रथम तो उनसे बातचीत करनी चाहिए जी कि ये लोन आपके कैसे ट्रांसफर हुआ। और अगर वो व्यक्ति इनसे बातचीत नहीं करना चाहता है तो ये जिस बैंक से इनका लोन चल रहा था और जिसकी EMI पे नहीं कर पा रहे थे और इनके पास कॉल आ रही थी, तो वो उनसे बातचीत करें कि आपने मेरे से बिना रजामंदी से लोन उनके नाम ट्रांसफ़र क्यों किया। बैंक ने इनसे इसलिए कंसर्न नहीं किया होगा, एक्चुअली ये या तो उस समय उपस्थित नहीं होंगे और इनकी EMI रेगुलर नहीं थी, तो इनके लिए भी सेफ्टी पॉइंट था कि भाई ये व्यक्ति के पास अभी जॉब नहीं है, ये EMI नहीं दे पा रहा है। दिनेश जी को शायद नहीं पता होगा कि किसके नाम ये ऑलरेडी कर दिया, ये सिर्फ बैंक से जवाबदेही कर सकते हैं। तो इसमें इनके पास रिटर्न में है, इनके पास सारे कागजात होंगे कि इनके नाम पर लोन सैंक्शनड है। तो उन कागजों के साथ वो बैंक से क्या जवाबदेही कर सकते हैं? एक्चुअल में जब भी इसने लोन ट्रांसफर हुआ होगा उस व्यक्ति के, इन्होंने प्रॉपर्टी सेल की होगी, तो 100% ये रजिस्ट्री करने के लिए वहाँ पे गए होंगे
इन्होंने भी सिग्नेचर किया होगा, उस व्यक्ति ने भी सिग्नेचर किए होंगे, तो इनके पास प्रूफ होंगे कि उस व्यक्ति के नाम इनका लोन का ट्रांसफर हो गया। तो ये बैंक जाकर उनके जिस भी बैंक से इनका लोन ट्रांसफर हुआ है उस पे ये मतलब केस दायर जो भी कुछ कर सकते हैं, मतलब उनसे बातचीत कर सकते हैं जो भी इनको ऐसे में जैसे कि इन्होंने बोला थ्रेटनिंग कॉल्स भी आने लग जाती हैं, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो बाद में बहुत परेशान करते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या हम आवाज उठा सकते हैं? नहीं, वो आवाज बिल्कुल उठा सकते हैं। जब अगर ये EMI नहीं पे कर पा रहे हैं तो ये जब इनके पास कॉल आती है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए, बैंक में जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो इनको फिर डराएंगे नहीं, धमकाएंगे भी नहीं, और भी जो चीजें करते हैं वो इनके साथ फिर नहीं होंगी। ये बैंक के साथ जाकर अपना समझौता कर लें, आपस में बैठकर बैंक से बातचीत करें। पर वो अगर ये नहीं करते हैं तभी इनके पास कॉल आती है। अगर ये बैंक में जाके सीधे अपने संपर्क करें जी मैनेजर से। तो दिनेश जी, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न में सब कुछ है, आप बैंक के पास जाइए, बैंक से जवाबदेही मांगिए और बैंक से जानिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिए। अंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए। अगर आपने घर खरीदने का सपना देखा है तो बस अब इसे पूरा कर डालिए। आप ये नहीं सोचिए कि हर महीने आपके बैंक में से एक मोटी रकम इंस्टॉलमेंट्स में जा रही है। आप ये सोचिए कि हर महीने आप अपने सपनों के घर के करीब बढ़ते जा रहे हैं, उस पल के करीब बढ़ते जा रहे हैं जब आपके घर की चाबी आपके हाथ में होगी। हमेशा याद रखें कि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपना देखने की हिम्मत करते हैं। एक कदम आपने बढ़ा लिया है, दूसरा कदम बढ़ाइए, इस सपने को पूरा कीजिए।